ये ज़रूर शुमाली इलाका जात की बात भी हमारे एक साथी ने की थी, मगर मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, इमीडिएटली व्हेन आई वाज रिकवर्ड और वापस आया तो मैंने एक पूरा वीडियो लॉग भी किया था उसमें, और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने उसमें मुकम्मल बात भी कर दी थी। और उसके बाद मैंने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी पूरा रिकॉर्ड कराया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये सिर्फ उस दिन के वाक़े की बात नहीं है, पिछले 25-26 साल से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ, उस दौरान जितने भी मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के अंदर जहाँ जहाँ ISI का जिक्र आया है वहाँ पे बाकायदा उसको मेंशन भी किया, और ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने एक समाअत में बाकायदा जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था किसी सहाफ़ी को, शायद मेतला साहब को, उसका भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बातें जनरल फैज़ के हवाले से की थी उनका भी जिक्र हुआ है। तो नाम तो आ रहे हैं और सबको पता भी है। अब देखना यह है कि हमारी अदलिया जो है वो किस हद तक मामलात को आगे ले जा सकती है। एक जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ के जो परपेट्रेटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया कि जो कोर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, अगर वो जर्नलिस्ट के साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा रिवाइव करती है जैसा कि जर्नलिस्ट डिफेंस काउंसिल था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें फिर एग्जैक्टली नाम तक भी जाएंगी। और आपने देखा हामिद मीर साहब पे जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था ना, उसमें सारी दुनिया के सामने नाम चला, मगर उस नाम के चलने के बाद क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ गए, जिसमें एक जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली थे उस बेंच के हेड, मैं उसमें बतौर विटनेस पेश हुआ, सलीम शहजाद के केस में बतौर विटनेस पेश हुआ। वहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सलीम शहजाद की रिपोर्ट है वो भी आप देख लें जो सामने आई, और जो हामिद मीर की जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पे वो जो लीक हुई उसमें भी देख लें, मेरा बयान बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये बात नहीं है कि नाम कोई नहीं लेता, नाम सब लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे जजेस हजरात हैं मामला वो आगे फिर उससे नहीं चलता। पाकिस्तान टुडे इज़ फेसिंग big challenges, not because the democracy is under threat, this is not the only reason, but also because the voices of the people are being suppressed. And when we talk about silencing the media, it is basically not just the media, it is voice of the people and voice of the voiceless that is being suppressed by the current regime also and by the previous regimes as well. Today, the bigger challenges are, as one of the popular lawyer and columnist and analyst has put it, it is not rule of the law, but rule by the law. I am referring to the latest analysis by Advocate Rima Umar. And I think that perfectly explains how the current regime and even previous regimes were moving forward. And this morning we heard the Law Minister, Mr. Azam Tarid, who was also hinting at bringing in some new regulations about for controlling not just the media but also social media. So I think these are the things we should be focusing on in our today's discussion. सबसे पहले तो हम वकला का ये फंक्शन है, सहाफ़ियों की आज़ादी की बात हो रही है, तो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी जो एक पाकिस्तान बार कौंसिल ने बनाई हुई थी, मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले भी मैंने आबिद साकी साहब के साथ मिल के ये कमेटी जब हमने बनाई थी तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो एक जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक बार फिर उसको रिवाइव करना चाहिए। और इसने जितने भी अदालतों में केसेस थे मीडिया के, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट किया था, और उसी कमेटी के नतीजे में हमें एडवोकेट ईमान मज़ारी और दूसरे सीनियर लॉयर्स जो हैं हमारी रेस्क्यू को आए थे। सेकेंडली, अगर लॉज के ज़रिए पुलिसिंग करनी है मीडिया की, तो उसकी बजाय पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बिल्ड करें आप मीडिया के ऊपर, एक एथिकल प्रेशर अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एनुअल क्रेडिबिलिटी इंडेक्स, एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाए, जिसमें जितने टीवी चैनल्स हैं या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कितनी खबरें सही हैं, कितनी गलत हैं हर साल की, ये एक रिपोर्ट शाया की जाए। ये रिपोर्ट जो है पेमरा जो है सीनियर जर्नलिस्टों की मदद से ये एनुअल रिपोर्ट शाया कर सकता है टू रेगुलेट मीडिया।
मगर अगर पुलिसिंग मकसद है तो ऑब्वियसली फिर इतनी मेहनत करने की शायद किसी को शकत नहीं होगी। एंड क्विकली जो व्लॉगर्स हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, उनके लिए पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लीगल रजीम है, हमारी लाइबल की डेफेमेशन लॉज हैं, उसको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो हमें शैलो गवर्नमेंट्स की बात भी आज हमें सुनने को मिली है। तो ये शैलो गवर्नमेंट्स जो हैं इनको भी अपने गिरबान में थोड़ा झांकना होगा। आखिर में मैं ये सब कुछ इसलिए कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सहाफ़ी को खामोश कराने का कि उसको मॉडरेटर बना जाएं किसी भी डिस्कशन में, वो अपनी बात तो कर नहीं पाता। तो दिस इज़ द ओनली प्लेस एंड ओनली अपॉर्चुनिटी वंस अ ईयर इन लाहौर that people like us are able to say things which we may not be able to say throughout the year. So once again a big thanks and a round of applause for Asman Jahangir Conference Management. Thank you very much. I think हमारी बदकिस्मती यही रही है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे इस वक्त के जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं, ना होने के बराबर है। उधर तो जो आम लोग हैं ना उनकी बात होती है, ना कोई गुंजाइश बची है। तो उम्मीद तो थोड़ी सी यही थी यहाँ जब मैं आई थी कि शायद हम भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सामने आएंगे, सिटीज़न जर्नलिज़म जो हमारे वीलॉगर्स हैं कर रहे हैं। पर सिद्धार्थ साहब की बात सुन के मेरी उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ख़त्ते में अब इधर भी सब इसके ऊपर भी सेंसरशिप हो रही है। बट आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। को पानी का रास्ता कैसे कितना रोकेगी रियासत? जो भी अब गुंजाइश है या स्पेस है हमारे पास वो सोशल मीडिया पे ही है, उस पे वो कदगने ज़रूर लगाएंगे।